हे गाइस, वेलकम बैक टू नाइट क्लासेस। दिस इज आदित्य नाइक। उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे और चिल मार रहे होंगे, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और थोड़ा सा सो भी कर रहे होंगे क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है। मैं भी सो रहा हूँ काफ़ी, अभी मेरे को नींद आया है फिलहाल। ठीक है, तो वीडियो हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, मतलब जो देखे उनको पसंद आया होगा, जो नहीं देखे उनको तो पसंद नहीं आया होगा क्योंकि वो देखे ही नहीं है। ठीक है, और अगर आप नहीं देख रहे हो ना, आप सोच रहे हो क्या पढ़ाता है ये छोटा सा बोर्ड देख रहे हैं, ठीक है, आप ये मिस करोगे। मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरा मेरा कुछ होगा नहीं। ठीक है, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, बोलो सॉरी, मेरा कुछ होगा नहीं। नींद आ रहा है, थोड़ा इधर उधर निकल जा रहा है बात। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का आज है आखिरी टॉपिक, मतलब आखिरी पार्ट बना रहा हूँ। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो ही मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन अगर नहीं बोलोगे कमेंट पे तो मैं नहीं लाऊंगा। अब बस थियरी कंप्लीट करते हैं। थियरी मतलब कि इसी से ही क्वेश्चन आएगा बस। इस चैप्टर में से रिएक्शंस आपको याद रखने हैं, बैलेंस कैसे करते हैं ये याद रखने हैं, और थोड़े बहुत डेफिनेशंस याद रखने हैं। इतने ही है बस टॉपिक, और कुछ है ही नहीं ज़्यादा। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के पार्ट 3 पर आपका स्वागत है। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो कोरोजन। तो कोरोजन आज सिर्फ 3 ही टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब एक तो कोरोजन, दूसरा है रैंसिडिटी। 2 टॉपिक्स है, और मैंने कहा था कि लास्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, वो भी आपको सिखा दूंगा। 3 क्वेश्चन लेकर अच्छे से क्वेश्चन लिया है और PYQs से, और उसी को ही सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो कोरोजन क्या है? Corrosion is the process of slow deterioration of metals by the action of air, moisture, chemical, etc. ये जो डेटेरियोरेशन वर्ड है, डेटेरियोरेशन का स्पेलिंग आप याद रखिए ना, और कई कई तो मुंह पे नहीं हुआ कि ऐसे रट जाए, डेटेरियोरेशन। ठीक है, तो डिटेरियोरेशन कुछ भी पढ़ सकते हो, आपका मर्जी, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा इंग्लिश चलता नहीं है जैसे हम डिटरमिन को डिटरमाइन पढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ बायोलॉजी के टर्म से उसको अगर नहीं बोल सकता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो कोरोजन क्या है? कोरोजन का मतलब है कि मेटल्स जब स्लोली डेटेरियोरेट होते हैं, यानी एक मिनट, बारिश होने के बाद भी पसीना आता है यार, छोड़ो कोई नहीं। तो कोरोजन का मतलब क्या है? कोरोजन इज द स्लो डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल्स बाय द बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में, यानी अर्थ के सराउंडिंग, हमारा जो सराउंडिंग है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। उनके वो जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, उसी के वजह से जो मेटल्स अफेक्टेड होते हैं, जो इफेक्ट पड़ता है उनका मेटल्स के ऊपर, उसी के वजह से जो मेटल्स धीरे धीरे डेटेरियोरेटेड का मतलब पहली बात तो है खराब हो जाना। जो मेटल्स खराब हो जाते हैं, एयर, मॉइस्चर, यानी तो जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर जो प्रेजेंट होते हैं वेपर्स के फॉर्म में, मॉइस्चर्स उन्हीं को कहते हैं, और केमिकल्स जो सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, उनके एक्शन की वजह से मेटल्स जब डिटेरियोरेट यानी खराब हो जाते हैं, उसी को कहते हैं कोरोजन। तो कोरोजन क्या है? जब मेटल खराब हो जाते हैं, एयर, वाटर और केमिकल्स एक्सेट्रा जो भी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उनके एक्शन की वजह से, उसी को कहते हैं कोरोजन। तो आपने कई कई बार सुना होगा कि घर में बोलते हैं ना कि वो गेट को, लोहे का जो गेट होता है, तो लोहे के गेट को जाके पेंट कर दो वरना जंग लग जाएगा। जंग जो है वो है कोरोजन, यानी मेटल्स। हर कोरोजन को जंग नहीं बोलते। ठीक है, जंग हम बस जनरली यूज करते हैं जंग, लेकिन एक्चुअली में जंग का मतलब वो भी होता है, लेकिन एक्चुअल जो जंग है उसका मतलब एक्चुअली में कोरोजन नहीं होता है। कोरोजन क्या है? यानी जब मेटल्स खराब हो जाते हैं, तो हम जनरली घर पे बोल देते हैं जंग, मोस्टली तो जंग लग गया लोहे पे, ठीक है, इंजन पे जंग लग गया ऐसे बोल देते हैं, लेकिन वो जंग नहीं होता है। जंग फूड भी होता है, तो इसका मतलब क्या है? फूड पे भी जंग लग गया क्या? नहीं हुआ, तो जंग नहीं, उसको कोरोजन बोलते हैं। तो मेटल्स गेट कोरोडेड और डिटेरियोरेटेड बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। इतना आपको कोरोजन का डेफिनेशन याद रखना है। फिर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। पहला एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब क्या है? आयरन यानी जो फेरस, जो आयरन के बने चीज होते हैं ना, उसके ऊपर जब कोरोजन होता है, मोस्टली तो कोरोजन आयरन जब कैसे होता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे एक सब्सटेंस फॉर्म होता है। देखो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आयरन क्या है? Fe। ठीक है, Fe जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? जो सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन, अरे यार, सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन होता है, जब वो रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है Fe2O3। ठीक है, तो इसको बैलेंस ऐसे कर देंगे, 2Fe+O3 गिव्स अस टू Fe2O3।
ये जो Fe2O3 है इसको बोलते हैं रस्ट। Fe2O3 जो Fe2O3 है ये कंपाउंड को बोलेंगे रस्ट। ये कैसे सॉलिड फॉर्म होता है, ये रस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका केमिकल नेम है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ये है फेरस मतलब आयरन, आयरन के साथ जब ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तब ये प्रोड्यूस करके हमें देगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। आपको ये याद रखना है। रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। यानी किताब में आपको और कुछ दिया जाएगा 2Fe2O ऐसे कुछ करके दिया है, आपको याद रखना है। लेकिन जनरल फॉर्मूला उसका Fe2O3। क्या बोलते हैं उसको, रस्टिंग ऑफ आयरन। केमिकल नेम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। क्लियर, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब क्या है, जब हम देखते होंगे ना अगर लोहे का गेट लगा है आपके घर के बाहर, मोस्टली लोहे का जब गेट होता है तो उसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, नीचे वाला पोर्शन, वहां पे देखें ना कुछ साल बाद ना, सब मान लो कि आपने 2020 में लगाया गेट को, 2022-23 के आसपास जब देखोगे ना वो नीचे से या फिर स्लाइटली ऊपर से ऊपर जो पोर्शन होता है, मोस्टली तो नीचे का जो पोर्शन होता है वो जल्दी क्या होता है, खराब हो जाता है, तो उसका कलर भी छूट जाता है। अगर आप सपोज मान लो कि उसको सिल्वर कलर का खिलाया हो, सॉरी मान लो अगर उसको रेड कलर का खिलाया हो, तो वो ना छूट के ऐसे मिट्टी ब्राउनिश या फिर ब्लैकिश कलर कोटिंग आ जाता है उसके ऊपर, और थोड़ा सा ठोक दोगे तो वो टूट जाएगा। वो जो होता है उसको बोलते हैं कोरोजन ऑफ आयरन, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। Fe2O3 वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों, जब वाटर मॉइस्चर्स या वाटर जो आके वो रिएक्ट करते हैं वो निचले हिस्से के साथ, या फिर जो सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन होते हैं वो जब उस Fe के साथ जब रिएक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन रस्ट हो गया, ठीक है। यानी वो जंग खा गया, जनरली हम उसको बोल देते हैं जंग खा गया, लोहा में जंग हो गया, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कोई भी कॉपर का अगर आर्टिकल हो, आप उसके ऊपर ना देखोगे अगर उस पर ग्रीन कलर का कोटिंग, कॉपर जनरली ग्रीन कलर का नहीं होता है, थोड़ा सा कॉपर का कलर कौन सा होता है आप जानते होंगे, थोड़ा सा मतलब क्या लाइट ब्राउन ब्राउन, पता नहीं कैसे होता है, लेकिन कॉपर का कलर आप घर में अगर कॉपर के यूटेंसिल्स होंगे बर्तन, तो आप देखना कॉपर का कलर के साथ ओरिजिनल। लेकिन अगर आप उसको खुला ऐसे कोई अच्छा सा कटोरा लेना कॉपर का, उसको लेके खुला छोड़ देना, ठीक है, छत के ऊपर रख लेना बारिश के सीजन में या फिर विंटर के सीजन तक रख लेना। फिर 6-7 महीने बाद देखना उसके ऊपर क्या होगा ना, जब सीजन खत्म होगा, सपोज मान लो विंटर के सीजन में स्टार्टिंग में आपने रख दिया, फिर सीजन खत्म होने 15-20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के बाद अगर आप उसको देखोगे तो वो जो उसका पोर्शन होगा ना उसके कॉपर के मतलब वो कटोरे के ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग आ गया होगा। वो जो ग्रीन कलर का कोटिंग है वो है कोरोजन ऑफ कॉपर। ग्रीन कलर का कोट आ जाता है उसके ऊपर, ठीक है। आयरन पे कैसा आता है, डार्क ब्राउनिश या फिर ब्लैकिश कोटिंग भी कभी कभार आ जाता है, तो वो आता है, ठीक है। ब्लैक कोटिंग ऑन आयरन, ये तो सॉरी ब्लैक कोटिंग ऑन, ये आयरन नहीं है, आयरन की जगह ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर होगा। ये ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर मतलब क्या होता है, चांदी, ठीक है। आप देखोगे चांदी के जो होते हैं ना, कोई भी एक चांदी का ऑर्नामेंट बनाओ, ठीक है, ज्वेलरी चांदी का सिल्वर का, अगर सिल्वर का एक ब्रेसलेट आप पहने हो तो उसको आप मोस्टली देखोगे नहा धोने के बाद पानी के कांटेक्ट में आने के बाद, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद सिल्वर कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसमें ब्लैकिश कोटिंग आ जाएगी, ब्लैक कलर का कोट आ जाएगा उसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा ब्लैक लगेगा। वो जो ब्लैक कलर का कोट है वो है कोरोजन ऑफ सिल्वर, ठीक है। लेकिन हाँ, हर ब्लैक कलर का कोटिंग मतलब क्या आयरन पे नहीं आता, ऐसे नहीं आता। हर मेटल के लिए कुछ अलग अलग डिफरेंट कलर्स आते हैं। जैसे आयरन के लिए रस्ट थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप, डार्क ब्राउनिश टाइप का आ जाता है, ग्रीन कलर आता है कॉपर के लिए, ब्लैक कलर का कोटिंग आता है सिल्वर के लिए, ठीक है। ऐसे डिफरेंट मेटल्स के लिए आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, या फिर ऐसे कुछ और भी। आपको बस इतना ही याद रखना है, 3 एग्जांपल कोरोजन का डेफिनेशन, क्लियर। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन की वजह से हमारा क्या डेली लाइफ में क्या इफेक्ट आता है, क्या कैसे अफेक्ट करता है कोरोजन, हाउ डज कोरोजन अफेक्ट इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो कोरोजन कैसे हमारे डेली लाइफ में इफेक्ट डालता है, अफेक्ट करता है कैसे। तो पहला आता है लॉस ऑफ मेटल्स, यानी बहुत हर ईयर ना बहुत लॉट ऑफ टन्स ऑफ मेटल्स गेट डिस्ट्रैक्टेड बोलना, सॉरी थोड़ी इंसानी की डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मेटल्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है कोरोजन की वजह से, ठीक है। आप घर पे देखें ना, अगर हाँ, आप कभी अगर सीमेंट या फिर रॉड जहाँ पे मिलता है ना, रॉड जो घर बनता है जिस रॉड से स्टील बार सॉरी आयरन बार से रॉड बोलते हैं उसको जनरली, वो रॉड के अगर शॉप में जाओगे तो वो देखे ना, वो ऐसे ना रॉड को ऐसे कवर करके रखता है प्लास्टिक से। क्यों रखता है,
क्योंकि अगर खुला से छोड़ दोगे ना तो वो रॉड का जो जनरल कलर होगा वो चेंज होकर ना ऐसे रॉड काफ़ी ख़राब हो जाएगा। एक तो कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा उसका जो स्ट्रेंथ होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कुछ भी होगा उसका, आप बोलोगे टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, ये आप 11th में आओगे, सॉलिड मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स में। तो मान लो कि उसका जो ताकत होगा रॉड का वो काफ़ी घट जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। आप ना एक कोरोडेड रॉड को, यानी जो रस्टेड वाला आयरन रॉड को लेना और एक नया चमचमाता हुआ आयरन वाले रॉड को लेना जिसमें कोरोजन यानी रस्ट ना लगा, दोनों को ऐसे बेंड करने को ट्राई करना। ये वाला बेंड नहीं होगा, मतलब समझ मान लो कि बेंड भी हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन जो कोरोडेड वाला रॉड होगा उसको आप बेंड करने को ट्राई करोगे वो टूट जाएगा बीच में से, यानी कि उसका स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम गया होगा, यानी वो टूट जाएगा, काफ़ी खराब हो गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको कवर करके रखते हैं। तो पहला तो लॉस ऑफ मेटल होता है, पहला इफेक्ट बहुत हैवी लॉस होता है मेटल्स का, टॉन्स ऑफ मेटल गेट्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ड्यू टू कोरोजन, लॉस ऑफ मेटल। फिर दूसरा इफेक्ट है लॉस ऑफ मनी, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, मेटल्स को लाके बनाने में, शेप देने में काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो वो मेटल्स जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वो पैसे भी वेस्ट हो गए, ठीक है। खराब मेटल तो कोई लेके घर नहीं बनाएगा ना, उसमें बिल्डिंग नहीं बनाएगा या फिर कोई स्कूल नहीं बनेगा, वो खराब हो गए। लेकिन उसको जो एक्सट्रैक्ट करने में जो पैसा लगा होगा, उसको शेप बनाने के लिए जो पैसा लगाएगा, उसको साइज में काटने के लिए जो पैसा लगा होगा, वो तो वेस्ट हो गया, ठीक है। तो लॉस ऑफ मेटल्स, लॉस ऑफ मनी। तीसरा क्या है, डैमेज ऑफ हेवी मेटलिक स्ट्रक्चर्स। डैमेज टू हेवी मेटलिक स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, जो हेवी मेटल्स यूज करके हम बनाते हैं, जैसे ब्रिजेस हो गए, ठीक है, या फिर कोई टावर वगैरह हो गया, वहाँ पे सब ना कोरोजन की वजह से वो डैमेज हो जाते हैं जल्दी, ठीक है। तो वो हो गया तीसरा इफेक्ट। तो तीन इफेक्ट क्या है, लॉस ऑफ मेटल, लॉस ऑफ मनी, डैमेज टू हेवी मेटलिक स्ट्रक्चर्स, रस्टिंग ऑफ आयरन है एग्जांपल, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये है एग्जांपल्स। हाँ, आप बोलोगे, मैं बोला अभी कि आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आप बोलोगे कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी कोरोड हो जाएगा, नहीं, मेटल्स की बात हो रहा है, कोरोजन सिर्फ मेटल्स में आता है, ठीक है। मेटल्स क्या, कोरोजन का डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ स्लो डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स एटसेट्रा। आप इतना ही लिखिए, डेफिनेशन क्लियर, मतलब आपको मार्क मिल जाएगा पूरा, ठीक है। एग्जांपल में 3 एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ठीक है। लेकिन आप, हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं बोल देना चाहता हूँ, ये जो रिएक्शन के टाइम पे ना कलर चेंजेस होते हैं, इसका भी एक प्रॉपर चार्ट बना के आप ना इसको थोड़ा डेली लिखा करो, क्योंकि इसके ऊपर भी एमसीक्यू में सवाल आ जाते हैं। मान लो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ोगे, वहाँ पे क्या होता है ना, कॉपर का जनरल कलर होता है ब्राउन, जब वो ऑक्सीडेशन होता है कॉपर का, CuO कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, उसका कलर चेंज होकर ब्राउन से ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, येलो, ऐसे देगा, आपको ब्लैक करना है। तो एक कुछ कलर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे 6-7 या फिर मैक्सिमम 10-15 आपको याद रख लेना है, उस हिसाब से क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे, ठीक है। बस अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊँगा, मेरे पास चार्ट पड़ा, ठीक है। अगर नहीं तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। ये कलर याद रखना। फिर आता है इफेक्ट 3, एग्जाम्पल 3 याद रखना, कोरोजन का डेफिनेशन याद रखना, बस इतना। आते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर का, दैट इज रैंसिडिटी। सॉरी, अब तो हमने यहाँ पे देखा नहीं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन को कैसे रोका जाए, यानी प्रिवेंट कैसे किया जाए, प्रिकॉशंस हम क्या लें कोरोजन जैसे घट जाए, यानी कोरोजन डिक्रीज करने के लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशंस लेने चाहिए। जैसे हम बुखार होने पर पैरासीटामोल का टैबलेट खा लेते हैं, वैसे तो प्रिवेंशन क्या है, नहीं, पैरासीटामोल का टैबलेट खाना उसको ट्रीटमेंट बोलते हैं, प्रिवेंशन नहीं बोलते, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है, जो बुखार होने से पहले हम लेते हैं, ठीक है। अगर बारिश का सीजन है तो हम बारिश में ज़्यादा भीगेंगे नहीं, ठीक है, ठंडा चीज़ें खाएंगे नहीं, उसको बोलते हैं प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट क्या है, बुखार हुआ हम पैरासीटामोल खाएंगे, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आर टू बोथ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो अब चलते हैं, आज थोड़ा सा ना मेरे को क्या बोलते नींद सा लगा है, तो ज़्यादा तेज बोल नहीं पा रहा हूँ, और मतलब क्या इतना खुल के मेरा अंदर का टीचर बाहर नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी 2 ही टॉपिक से इसके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। फिर है तो प्रिवेंशन का मतलब क्या है, यानी कोरोजन को रोकने के लिए उससे पहले जब हम स्टेप्स लेते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, तो पहला प्रिवेंशन क्या है, पेंटिंग, यानी जो आपको ना सिर्फ पेंटिंग ऑयलिंग ऐसे नहीं लिखना है, आपको स्टेटमेंट बना देना है, द मेटालिक आर्टिकल्स शुड बी पेंटेड, वी शुड ऑयल द मेटालिक सब्सटेंसेस, आपको ऐसे स्टेटमेंट बना के लिखना है, तो वो लाइन कवर हो जाएंगे। क्योंकि सीबीएसई का जो पेपर होता है ना, वो ऐसे मान लो कि A4 साइज का पेपर है, उसको ऐसे उल्टा कर दोगे
उल्टा मतलब जो मतलब वर्टिकली अपराइट होता है ना, उसको हॉरिजॉन्टली ऐसे कर दोगे, घुमा दोगे, मतलब ऐसे पेपर होता है तो उसको ऐसे घुमा दोगे, रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा, हॉरिजॉन्टली रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो वो ना लाइंस काफ़ी लंबे हो जाते हैं, जो आप लिखोगे लाइंस लंबे हो जाएंगे, आपके कॉपी के हिसाब से काफ़ी लंबे हो जाएंगे सीबीएसई का पेपर, ठीक है। तो आपको उसको फिल करने के लिए ना आपको ऐसे थोड़ा सा स्टेटमेंट अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करना है। ऑयलिंग तो लिखना है, लेकिन द मेटेलिक आर्टिकल्स शुड बी ऑयल्ड, वी शुड पेंट द मेटेलिक सब्सटेंसेस टू प्रिवेंट कोरोजन। ऐसे आपको सेंटेंस थोड़ा अपने आप से बनाना है। मेजर वर्ड उसमें पेंटिंग होगा, ऑयलिंग होगा, लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना है ताकि पेपर पेज फुल होता है। और हाँ, सीबीएसई पेपर मतलब पेपर में भी कैसे लिखना है, अगर उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मेरे को बोलना, मैं डाल दूंगा। अगर आप कमेंट भी नहीं कर रहे हो तो मैं एग्जाम टाइम से पहले ही डाल दूंगा कैसे लिखना होता है, ठीक है। नहीं, आप कमेंट करोगे तो ये भी डालूंगा, ठीक है। तो पहला है पेंटिंग, दूसरा है ऑयलिंग। ऑयलिंग मतलब वो मेटेलिक आर्टिकल्स को ऑयल कर देना। ऑयल करने से क्या होता है ना, आपको भी देखे होंगे जनरली घर पे बोलते हैं कि तेल लगा के नहाओ। क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि तेल लगा के अगर नहाते हो तो पानी आपके शरीर में रहता नहीं है, पानी तेल के ऊपर ऊपर से ही निकल जाता है, ठीक है। सॉरी, थोड़े घर वाले आ गए थे, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, पेंटिंग, ऑयलिंग। ऑयलिंग हाँ, क्या बोल रहा था, घर वाले क्यों बोलते हैं तेल लगा के नहाओ? क्योंकि तेल लगाने से ना वो पानी बॉडी पे चिपक के नहीं रहता, वो निकल जाता है, तेल के ऊपर पानी से फ्लोट करके निकल जाता है सरफेस, तेल के सरफेस के लिए पानी ऊपर से निकल जाता है, ठीक है। तो हमें बुखार नहीं लगता ज़्यादा, ठीक है। वैसे ही मेटेलिक आर्टिकल को ना आप अगर ऑयलिंग करते हो, हाँ आप देखोगे ब्रेक्स वगैरह जो होते हैं उसके जो वायर्स उसको बोलते हैं क्या, हाँ ब्रेक्स बोलना, सॉरी, साइकिल के जो चेन्स होते हैं ना उसमें आप तेल डालते हो, घर वाले बोलते हैं, पापा बोलते हैं कि थोड़ा तेल डाल दो चेन पे। क्यों? क्योंकि उसमें रस्ट ना लगे, ठीक है, जंग ना लगे, ठीक है। ऑयलिंग हो गया। पेंटिंग यानी आप वो देखोगे जब नया नया ग्रिल गेट वेट कुछ लगता है तो आप बोलते हैं कि जल्दी वो लोहे को कलर कर दो ताकि जंग ना लगे जल्दी, ठीक है। तो पेंटिंग ऑयलिंग हो गया। फिर गाल्वानाइजेशन। गाल्वानाइजेशन क्या है, आप 7th 8th में पढ़े होगे। गाल्वानाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच zinc is coated on the surface of metal by the means of electricity। यानी galvanization में क्या होता है, कोई भी सपोज मान लो ये एक आयरन है, ये एक मेटल है, इसके उस सरफेस पे ना मैं जिंक को कोट कर दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी को हेल्प कर, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके मैं जिंक कोट कर दूंगा किसी भी मेटल के ऊपर, तो उसको बोलते हैं गैल्वानाइजेशन। जिंक कोटिंग को बोलते हैं गैल्वानाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे जिंक भी तो एक मेटल है, उस पर भी तो रस्ट लग सकता है, नहीं। कुछ ऐसे मेटल्स भी है जिनके ऊपर रस्ट नहीं लगता, जैसे गोल्ड हो गया। आप देखोगे गोल्ड के ऊपर कभी भी जंग नहीं लगता है, रस्ट नहीं होता, रस्ट मतलब कोरोजन नहीं होता ज़्यादा। कभी कभी बहुत टाइम के बाद वो थोड़ा कलर में थोड़ा चेंज आता है, लेकिन गोल्ड के ऊपर कोरोजन नहीं होता इतना जल्दी, मतलब एयर वाटर कुछ भी यूज़ करो उसके ऊपर जंग नहीं लगता। इसीलिए तो गोल्ड इतना मतलब महंगा है, ठीक है। अगर महंगा नहीं होता तो हम घर के क्या बोलते हैं खिड़की वगैरह पे गोल्ड को यूज़ करते हैं और आयरन का ऑर्नामेंट्स बना के गले पे डालते हैं, ठीक है। इसीलिए आयरन सस्ता है एज कम्पेयर टू गोल्ड, क्योंकि गोल्ड हैज़ अ वेरी गुड रेजिस्टिव नेचर टूवर्ड्स कोरोजन, ठीक है। गोल्ड हो गया, जिंक हो गया, ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो कोरोजन को रेजिस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर कोरोजन जल्दी नहीं आता। तो उसी में से एक मेटल है जिंक। जिंक का कोटिंग जब हम कर देते हैं किसी भी मेटल के ऊपर बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वानाइजेशन, ठीक है। तो जिंक कोटिंग कर दो तो उसमें जंग नहीं लगेगा जल्दी। चौथा प्रोसीजर है क्रोमियम कोटिंग, ठीक है। क्रोमियम कोटिंग, क्रोमियम भी एक ऐसा मेटल है जिसके ऊपर रस्ट कोरोजन नहीं होता है, तो इसीलिए जैसे जिंक को कोट करते हैं वैसे किसी भी मेटल के ऊपर अगर क्रोमियम कोट कर देते हैं तो भी जंग लगने के चांसेस काफी घट जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मेथड हो गए, पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वानाइजिंग और क्रोमियम कोटिंग। यहाँ पे और भी एक प्रोसीजर है ग्रीजिंग। तो ग्रीज नाम का एक चिपचिपा सा विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस यानी काफी गहरा फ्लूइड होता है, मतलब क्या बोलते हैं वो सॉलिड की तरह दिखता है लेकिन सॉलिड नहीं होता है। घी देखो ना, घी की तरह ये फ्लूइड होता है, थोड़ा सा मतलब विस्कस यानी काफी क्या बोलते हैं उसको, मोटा थिक फ्लूइड होता है, मतलब वो फ्लूइड ऐसे बहेगा नहीं लेकिन होगा, मेल्ट नहीं होगा जल्दी। आप देखोगे ना नारियल का तेल जब ठंड के मौसम पे जम जाता है वैसा ही होता है, ग्रीस वैसा ही होता है, ठीक है। वैसा नहीं होता, नारियल का तेल नहीं होता लेकिन अलग सब्सटेंस होता है उसके अंदर, कंपाउंड मतलब अलग कंपाउंड होता है, लेकिन उसी तरह का वो पदार्थ होता है, मतलब दिखता मतलब फिजिकल स्टेट उसका उसी है, वैसा ही है ग्रीस का। तो ग्रीजिंग भी करते हैं ऐसे, मेटेलिक आयरन का चेन वेन वगैरह में ग्रीजिंग करते हैं तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे 5 मेथड हो गए, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग। तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक है, POGG, एक सेंट है ना FOGG करके, फॉग, वैसे POGG, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, पॉग करके, ठीक है, ये ट्रिक है। ये मैं ऐसे याद रखा था, ये ऑसर की बुक में भी दिया था, ठीक है। और क्रोमियम कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये दोनों भी आपको याद रखना है, पेंटिंग, ऑयलिंग, क्रोमियम कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ग्रीजिंग, 5 प्रिवेंशन आपको याद रखना है। फिर आता है लास्ट टॉपिक में चैप्टर का, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब क्या है? रैंसिडिटी का मतलब है द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड आइटम्स रिजल्टिंग इन फाउल टेस्ट एंड ऑडर। तो फूड में क्या होता है ना, ऑयल्स होते हैं और फैट्स होते हैं, उनका जब स्लो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने ये बताया था। तो जब फैट्स और ऑयल्स जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, उनका जब ऑक्सीडेशन होता है, उसी को बोलते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। फूड रैंसिडिटी का डेफिनेशन क्या है? छोटा सा डेफिनेशन आपको याद रह जाएगा। रैंसिडिटी इज द स्लो इट इज द प्रोसेस इन व्हिच द ऑयल्स एंड फैट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, और आप ऐसे लिख सकते हो, द प्रोसेस इन व्हिच ऑयल्स एंड फैट्स the process of oxidation of oils and fats present in food items is called rancidity, ठीक है। इसके रिजल्ट में क्या होता है? रैंसिडिटी की वजह से क्या होता है? जो फूड होता है वो, उसका टेस्ट काफी खराब हो जाता है और उसके में फाउल ऑडर यानी खराब स्मेल आता है उस फूड में से, ठीक है। उसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। आप कभी देखे होगे ना, ये तो ऑयल्स एंड फैट्स हो गए। आप कभी देखे होगे अगर एप्पल को बीच में से कट करके आप उसको रख देते हो, खुला से छोड़ दोगे, तो एप्पल का जो ओरिजिनल कलर होता है ना, उसमें से वो थोड़ा ब्राउनिश का कोटिंग आ जाएगा उसके ऊपर, एप्पल के मतलब सरफेस के ऊपर। क्यों? उसके अंदर जो थोड़े से मात्रा में फैट्स होंगे एप्पल के अंदर, उसका रैंसिडिटी हो जाता है, यानी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एप्पल, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है उसका, इसीलिए उसकी कलर चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी थोड़ा खराब होता है, कलर भी चेंज हो जाता है, स्मेल भी कभी बार ज़्यादा दिन तक रह जाएगा तो स्मेल भी खराब आने लगता है, ठीक है। तो स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड आइटम्स इज नोन एज रैंसिडिटी। इसके चक्कर में क्या होता है? रिजल्ट व्हिच रिजल्ट्स इन फाउल टेस्ट एंड ऑडर ऑफ द फूड। क्लियर? इसका भी प्रिवेंशन क्या है देखते हैं। इसका इफेक्ट तो यहीं पे मैंने लिख दिया, फाउल टेस्ट, फाउल ऑडर, चेंजेस इन कलर ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है, 3 इफेक्ट। प्रिवेंशन क्या है रैंसिडिटी का? तो प्रिवेंशन है स्टोरिंग फूड इन फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में आप क्या बोलते हैं? फूड खराब हो जाएगा तो फ्रिज में रख लो। क्यों? क्योंकि ठंड की वजह से उसका रैंसिडिटी नहीं होता, जो ऑक्सीडेशन होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्टोर दो फूड को फ्रिज में स्टोर कर दो। तो पहला प्रिवेंशन है स्टोरिंग द फूड इन फ्रिज। दूसरा प्रिवेंशन है स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर मतलब क्या? यानी फूड को ऐसे एयर टाइट कंटेनर का मतलब होता है जिसमें एयर ना हो कंटेनर के अंदर, ठीक है, यानी एयर जाना ना बंद हो। क्यों? क्योंकि एयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा? फूड आइटम के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन कराएगा ऑयल्स एंड फैट्स का। इसलिए बोलते हैं कि पुट द फूड इनसाइड अ एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। फिर तीसरा क्या है? स्टोरिंग एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब फूड में एंटीऑक्सीडेंट डाल दो ताकि वो खराब ना हो जल्दी, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट लाइक टर्मरिक वगैरह सब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट का मतलब वो नहीं है। यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है केमिकल्स जो फूड को बचाने से रोक सके, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट काफी खराब होता है, सेहत के लिए काफी खराब होता है। दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स आर बेसिकली द केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू कीप द फूड फ्रेश, ठीक है, बट दे आर एक्चुअली इंजरियस टू हेल्थ। क्योंकि केमिकल्स आप लिखोगे डिफरेंट केमिकल्स जब हम फूड में यूज करेंगे तब वो खाने के लिए वो काफी मतलब हमारे सेहत के लिए काफी बुरा होता है, मतलब इंजरियस होता है। ये जो पहला प्रोसीजर था ना स्टोरिंग फूड इन फ्रिजेस, रेफ्रिजरेटर में जब हम खाना को स्टोर कर देते हैं वो भी काफी खराब होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। जनरली तो आजकल का ट्रेंड है कि फ्रिज खरीदो, फ्रिज के अंदर खाना डाल के रख दो, लेकिन एक्चुअली में ये काफी खराब है, ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। दे आर द फूड्स दैट आर स्टोर्ड और केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर्स आल्सो डू हार्म टू आवर बॉडी, ठीक है। क्योंकि फ्रिज के अंदर भी जो CFC वगैरह जो रिलीज होते हैं, एक तो CFC की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है, ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और CFC जो अगर अंदर कुछ होगा तो उसके चक्कर में क्या होता है ना, टेम्परेचर खाने का लोअर हो जाता है और कुछ और भी बहुत सारे केमिकल इफेक्ट्स मतलब क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं फूड के अंदर। हमें लगता है कि टेस्ट मतलब फूड खराब नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो जो फूड खराब तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो फूड क्या कर रहा है, धीरे धीरे इंजरियस बन जा रहा है,
फ्रिज के अंदर जब हम फूड को स्टोर कर रखते हैं, ठीक है, तो फूड को फ्रिज में भी स्टोर कर रख के खाना वो भी गलत है। तो आप अगर रख के ज़्यादातर खाते हो तो खराब। हम ऐसे जनरली ज्ञान तो मतलब सब लेते हैं, हमारे सबके पास ज्ञान है, लेकिन हम कोई इस्तेमाल नहीं करता है डेली लाइफ में, ठीक है। हमें पता है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसे पीने से तबीयत खराब होता है, लेकिन फिर भी हम पीते हैं। मैं भी पीता हूँ, मैं कल ही पिया था, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में उस सबको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए हमारे जो मतलब क्या है पूर्वज थे वो थोड़ा ज़्यादा देर जिंदा रहते थे, हम बहुत जल्दी टपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हरकतें ही ऐसा है, ठीक है। फूड को लेकर फ्रिज में डाल दिया, फूड के ऊपर केमिकल्स एंटीऑक्सीडेंट के नाम पे छिड़क दिया ताकि फूड फ्रेश हो जाए। कैल्शियम कार्बाइड देके आम को, इतना छोटा सा आम को पूरा मीठा बना दिया, पक गया आम, एक 15 दिन के अंदर आम को पका देता है कैल्शियम कार्बाइड नाम का केमिकल डाल के, ठीक है। चिकन जो होता है ना, चिकन इतना छोटा होता है, उसको मैक्सिमम 45 दिन रखते हैं, 45 दिन बोला, मैक्सिमम 1 साल अगर तुम देखोगे ना, अगर 8-10 महीने 12 महीने अगर उसको चिकन को रखोगे तब वो फूल फाड़ के इतना बड़ा होता है। लेकिन इतना छोटा चिक्स को, जो चिकन के जो चूचे को हम क्या करते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, वो 45 दिन के अंदर इतना बड़ा हो जाता है। नॉर्मल अगर 10 महीने रखने से जितना बड़ा नहीं होता, 45 दिन के अंदर उससे ज़्यादा बड़ा भी निकल जाता है। 5 kg जो ब्रॉयलर हम खाते हैं ना, ब्रॉयलर करके खाता है, वो खाने से हार्मफुल होता है बेसिकली। तो वो क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान में देने में लगा, पर आप ये सुनना चाहिए। एक्चुअली वो जो चिकन होता है ना, वो जो 45 दिन के अंदर फूल के आता है ब्रॉयलर, उसको खाने से ना बहुत हार्मफुल होता है वो। मैं तो फिलहाल नॉनवेज नहीं खाता, वेजिटेरियन, ठीक है। लेकिन जो चिकन विकन खाता है उसको थोड़ा सा लिमिटेड करके खाना, क्योंकि वो चिकन एक तो उसमें काफ़ी ठूस के केमिकल पड़ते हैं ताकि वो जो बहुत जल्दी फूल जाए और उसका मीट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन जाए, ठीक है। तो वो केमिकल्स अपने चिकन तो मर गया, आपके पेट में चला गया, लेकिन पेट में जाने के बाद आपके बॉडी को ही हार्म करेगा, ठीक है। आप बोलते हो कि मैं तो चिकन खाता हूँ, मटन खाता हूँ, मैं तो हेल्दी बनूंगा, बॉडी बनाऊंगा, एक्चुअली में आप वीकर बनते जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। देसी चिकन खाओ, ठीक है, वो चलता है, मतलब जो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके 8-10 महीने में बनाते हैं वो खाओ, चलता है, ठीक है। और जो आम में कैल्शियम कार्बाइड, आम नहीं जनरली, आम नहीं, कोई भी फ्रूट पकड़ लो उसमें कैल्शियम कार्बाइड ठूस के भर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो जल्दी पक जाए। कैसे पकेगा? आम को मैक्सिमम पकने के लिए कुछ टाइम लगता है, प्रॉपर पकने के लिए 3-4 महीने लगता है। समर के सीजन में स्टार्ट होगा, आम के जो छोटे छोटे फ्लावर्स आएंगे, फिर समर के मिड में या फिर समर के थोड़े से मिड से पहले जाके आम पक के पेड़ से निकलेगा, ठीक है। उसका टेस्ट थोड़ा अलग होगा, अच्छा होगा, लेकिन नहीं, हम तो कैल्शियम कार्बाइड ठूस के ही खाएंगे, ठीक है। छोड़ो, यहाँ पे हुआ स्टोरिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। आखिरी जो प्रिवेंशन दैट इज स्टोरिंग फूड इन फ्लश बैग्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस। तो जो चिप्स वगैरह होते हैं ना, आप देखोगे, आप कभी देखोगे, अगर आप 20 रुपए का लेस का पैकेट खरीदोगे तो उसमें लेस तो 20 रुपए का, 2 रुपए का होगा, लेकिन बाकी उसमें से वो पैकेट फूल कैसा हुआ जैसे उसमें 50 रुपए का चिप्स हो। लेकिन जो फूल के होता है ना, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्यों? ताकि वो जो चिप्स हो, चिप्स में ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, तो वो ऑक्सीडाइज होकर जल्दी खराब ना हो, इसीलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, ठीक है, ताकि वो फूड उसका ऑक्सीडेशन ना हो, रैंसिडिटी वहाँ पे ना हो और चिप्स खराब ना हो जल्दी, बहुत लंबे टाइम तक रहे, वो भी खराब है, ठीक है। एक्चुअली में वो नाइट्रोजन फ्लश बैग में नहीं, जो पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस डालते हैं, पर एक्चुअली वो नाइट्रोजन गैस तो बोलते हैं फ्लश बैग्स के अंदर, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं ताकि चिप्स का टेस्ट भी बना रहे, वैसे चिप्स वैसे मतलब क्या वैसे सॉलिड फॉर्म में रहे, थोड़ा सा क्या सॉफ्ट ना हो जाए, हार्ड होके वैसे रहे, उसके लिए केमिकल्स भी डाल देते हैं, ठीक है। तो आप सबको थोड़ा सा देख के ना अपने लाइफ स्टाइल को बेटर बनाना धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हो गया प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। रैंसिडिटी हमने पढ़ लिया, कोरोजन ने पढ़ लिया, प्रिवेंशन देख लिया, इफेक्ट ऑफ कोरोजन देख लिया। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट पर। यहाँ पर मैंने 3 PYQ लिया है। 3 PYQ मैं आपको बताऊंगा, 3 PYQ इसको सॉल्व करके इक्वेशन को मैं बताऊंगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला इसका आंसर करते हैं। यहाँ पे दिया है कैल्शियम CO, कैल्शियम बोलना चाहिए, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब सिंगल, ऑक्साइड ऑक्सीजन में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस टू 2CO2। आपको बैलेंस कैसे करना है? तो यहाँ पे एक ट्रिक है, देखो यहाँ पे ऐसे लिखना है रिएक्टेंट साइड, ऐसे आपको लेना है प्रोडक्ट साइड, ठीक है। फिर आपका रिएक्टेंट साइड में क्या होगा? रिएक्टेंट साइड में आप देख रहे हो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना, वो रिएक्टेंट साइड में लिख लो, प्रोडक्ट साइड में लिख लो। यहाँ पे C है, कार्बन मैंने लिख लिया, प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन लिख लिया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऐसे लिख लिया, सिर्फ 2 ही है, ठीक है। तो कार्बन में यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन है, तो कार्बन 1 है। प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितने हैं? यहाँ पे 2 है, ठीक है।
यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑक्सीजन है यहाँ पे 3। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि दोनों ही कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही अनबैलेंस्ड है, यानी स्केलेटल फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये जो नंबर्स है इसको बस आप इक्वल करना है, मतलब इक्वेट करना है। इक्वेट का मतलब क्या है, दोनों साइड में बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कार्बन 2 हो जाएगा, बस यहाँ पे कार्बन से पहले 2 लगा देना। तो अगर कार्बन से पहले आप 2 लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है, कार्बन यहाँ पे 2 बन गया और ये 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होकर ऑक्सीजन भी 2 बन गया। तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन 2, यहाँ पे हो गया ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे बन गया, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, तो 2 2 मिलके 4 हो गए। तो ये 3 कट के यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे कार्बन 2 है। तो फाइनली आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। फाइनल इक्वेशन आपका क्या आएगा, 2CO + O2 gives rise to 2CO2। 4 ऑक्सीजन 2 कार्बन 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन। ठीक है, आप बोलोगे 2 तो C से कार्बन के पहले लगा पर ऑक्सीजन के लिए क्यों? अगर किसी कंपाउंड के पहले अगर 2 लगा देते हो, कोई भी नंबर लगाते हो, तो वो जो नंबर होगा वो दोनों के लिए ही मल्टीप्लाई होगा। 2 कार्बन होंगे 2 ऑक्सीजन होगा, अगर 5 लगे तो 5 कार्बन होते 5 ऑक्सीजन होते। क्लियर है, ये बात याद रखना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है जिंक प्लस NaOH। NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉमन सोडा जो बेकिंग सोडा बोलते हैं उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। बेकिंग सोडा को केमिकल नेम है इसका बेकिंग सोडा। NaOH का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिंक प्लस 2 NaOH gives rise to Na2ZnO। Na2ZnO का मतलब है सोडियम जिंकेट। ये आप एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ोगे, फिर भी आपको नाम यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन आप बोलोगे कि ये तो एसिड बेसिस का क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्यों सॉल्व कराएगा? केमिकल इक्वेशंस तो है ना, केमिकल इक्वेशन एसिड बेसिस का हो, कार्बन का हो, कहीं का भी इक्वेशन तो इक्वेशन ही केमिकल इक्वेशन ही किया जाएगा। तो कोई भी चैप्टर का 4 चैप्टर में से कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, मेटल नॉन मेटल, चारों चैप्टर में से कोई सा भी केमिकल इक्वेशन उठा के आपको एग्जाम में फेंक देगा क्वेश्चन पेपर में और बोल देगा इसको बैलेंस कर दो। ठीक है, वहां पे नहीं लिखेगा सिर्फ ये चैप्टर का क्वेश्चन डालना है, नहीं, केमिकल इक्वेशन 4 चैप्टर में से कोई सा भी हो आपको देगा। ठीक है, 4 चैप्टर के बाहर से भी आ जाता है, आपको तो बैलेंस करना आता है ना, तो नंबर्स का ही खेल है, बस इक्वल करना है दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, इतना ही है। बाकी इक्वेशन कौन सा भी दे आपको आना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसे किया। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। जिंक यहाँ पे वैसे रिएक्टेंट साइड लिख लिया हमने, यहाँ पे हमने लिख लिया रिएक्टेंट साइड, यहाँ पे लिख लिया प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में पहला एलिमेंट क्या है, जिंक। दूसरा एलिमेंट क्या है, Na सोडियम। तीसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। चौथा एलिमेंट क्या है, H। आप लोगे OH तो एक साथ है, O मतलब ऑक्सीजन कैपिटल। हाँ, जो अलग अलग होंगे ना वो कैपिटल में होंगे, यानी कोई एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल में देंगे। जैसे यहाँ पे Na स्टार्ट हो रहा है, A स्मॉल में Na का मतलब क्या है, सोडियम हो गया, वो कैपिटल में दे दिया यहाँ पे तो ऑक्सीजन, H स्मॉल पे दे दिया तो यानी हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड में वही Zn Na ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे Zn 1 है तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे Na 2 है तो Na है 2, ऑक्सीजन भी 2 है 2, एक हाइड्रोजन भी 2 है 2। प्रोडक्ट साइड में Na कितना है, Na2 यानी Na है 2, सोडियम है 2। जिंक कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 1। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2। तो आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है। सोडियम यहाँ पे बैलेंस है, इस साइड भी 2 है, उस साइड प्रोडक्ट साइड भी 2 है, तो हाइड्रोजन और सोडियम बैलेंस है, तो इनके साथ कुछ छेड़खानी करने का जरूरत है नहीं फिलहाल के लिए। जिंक 1 है, जिंक 1 है, जिंक भी 1 ही है। ठीक है, इनके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं। बस हमें प्रॉब्लम कहाँ पे, ऑक्सीजन पे। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 ऐसे लगा नहीं सकते, तो हमें कहाँ पे लगाना पड़ेगा, Na2 के पहले, यानी 2Na2 हो गया। अगर यहाँ पे हमने 2Na के पहले लगा दिया तो यहाँ पे सोडियम कितना हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो सोडियम यहाँ पे हमारा हो गया 4। जिंक कितना हो गया हमारा, जिंक हो गया 2, जिंक हो गया 2। ठीक है, जिंक 2, सोडियम 4, ऑक्सीजन हो गया 2। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे हो गया बैलेंस, पर यहाँ पे सोडियम जिंक अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन तो बैलेंस होके पहले से ही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम जिंक को बैलेंस करेंगे। जिंक यहाँ पे 1 है, इस तरफ 2 है, तो यहाँ पे जिंक के पहले 2 लगा देंगे, तो जिंक यहाँ पे 2 हो गया,
यहाँ पे भी 2 है, तो बैलेंस हो गया जिंक के पहले 2 लगाने से। फिर यहाँ पे सोडियम 2 है, सोडियम यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4, तो ये बन के हो गया 4। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2 के जगह पे लगा देंगे 4, तो 4NaOH, तो 4Na हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 ही ऑक्सीजन हो गए, इससे गलत हो गया, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 2Na, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं लगाना है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लगा देना है बस, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये है Na2ZnO2, वही तो मैं सोच रहा हूँ गलती कहाँ पर। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है, बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, तो फाइनल हमारा जो निकल के क्या आया, फाइनल हमारी इक्वेशन निकल के आया 2Zn plus 2NaOH gives rise to Na2ZnO2 plus हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, जिंक 2, जिंक 1 है, यहाँ पे जिंक के साथ अब कुछ लगाना नहीं है, जिंक 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, यहाँ पे होगा ये बैलेंस, ठीक है। आपको ऐसे ही बस इक्वेशन ट्रायल करके नंबर को चेक करके ऐसे 2 साइड बना देना है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, वैसे करके आपको करना है। आखिरी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड लिख लिया, प्रोडक्ट साइड लिख लिया। रिएक्टेंट साइड का पहला एलिमेंट है एल्यूमिनियम Al, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन H2 नहीं, H लिखना है, H2 नहीं लिखना है, 2 का मतलब है हाइड्रोजन 2 है, सल्फर S, ऑक्सीजन O, ठीक है। फिर इनका अमाउंट लिख देना है, एल्यूमिनियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट साइड में आते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पे बन गया कितना 2, हाँ ये ब्रैकेट का जो 3 है ये सल्फर के लिए ही सिर्फ लगा है, तो S3 है, यहाँ पे सल्फर कितना है, सल्फर यहाँ पे 3 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे 4O4 × 3, तो 4 × 3 कितना होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 4 × 3 हो गया 12, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 6 कैसे, 2 × 3 हो गया 6। तो आप देखो ये सब अनबैलेंस्ड है, एल्यूमिनियम 1 है रिएक्टेंट साइड में, वहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो 2 है, एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस। यहाँ पे फिर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 3 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया तो 6 हो गया हाइड्रोजन, 3 × 2 6 हाइड्रोजन हो गए। फिर यहाँ पे सल्फर कितना है, अगर 3 यहाँ पे लगा दिया रिएक्टेंट साइड में, तो सल्फर बन गया यहाँ पे 3, यहाँ पे लगा तो सबके लिए लगेगा, तो 3 × सल्फर, सल्फर 3 बन गया, सल्फर 3 है, सल्फर 3 है, सल्फर भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो ये 4 था, यहाँ पे 3 लगा दिया, तो 4 3 कितना हो गया 12, 4 × 3 बन गया 12, तो यहाँ पे सल्फर भी ऑक्सीजन भी 12 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 12 है, तो यहाँ पे हो गया बैलेंस। तो फाइनल हमारी इक्वेशन क्या बन गया है, यहाँ पे 2Al + 3H2SO4 gives rise to Al2SO4 + 3H2, यहाँ हो गया बैलेंस। तो आपको बस हीट एंड ट्रायल मेथड करके ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करके आपको देखना है, फिर आपको इक्वेशन बैलेंस करना है, बस इतना ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, यही जो हमारे चैप्टर का एंड, चैप्टर का दी एंड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। हाँ मैं बोल देता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर क्लास 10th का लाऊं या फिर क्लास 9th का लाऊं, ये आप मेरे को बताना। मैं सोच रहा हूँ कि 9th का फिजिक्स का एक चैप्टर ले आऊँगा, ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन या फिर वर्क एनर्जी कुछ भी करके ले आऊँगा, जो सेकंड टॉपिक मोशन के बाद वाला चैप्टर होगा, ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।